पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ आईपीओ प्रोसेस तक किया था कि फिक्स प्राइस आईपीओ होता है और बुक बिल्डिंग होता है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है। अनफॉर्चुनेटली ये बंद हो गया था बीच में ही। सो अब यहाँ से शुरू करते हैं QIBs से, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स से। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स आर दोज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु आर जनरली परसीव्ड टू possess expertise and the financial muscles to evaluate and invest in the capital market। मतलब QIBs ये जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड ओनर्स हो गए, या फिर जैसे कोई लाइक बैंक, जैसे ये HDFC म्यूचुअल फंड है। उसी तरह कोटक महिंद्रा का भी एक अलग से इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट सेगमेंट है, रादर इट्स बेटर टू कॉल सेगमेंट। सो कोटक महिंद्रा बैंक का भी अलग से एक इन्वेस्टमेंट सेगमेंट है। तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर ग्रुप हो गए, इसको क्या बोलते हैं? QIBs बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं इनको। और ये बहुत लार्ज स्केल पे डील करते हैं। दैट्स वाई दे हैव एक्सपर्टीज एंड फाइनेंशियल मसल टू इवेल्युएट एंड इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट्स। इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 2.2 in terms of DIP guidelines, a QIB shall mean, QIB का क्या मतलब है? As per DIP guidelines, the public financial institutions as defined in 4A of the Companies Act। QIBs public financial institutions होना चाहिए। Scheduled commercial banks, mutual funds, foreign institutional investors registered with SEBI, multilateral and bilateral development financial institutions, venture capital fund registered with SEBI, foreign venture capital investors registered with SEBI, state industrial development corporations, insurance companies registered with IRDA, provident fund with minimum corpus of 25 crore and pension fund with minimum corpus of 25 crore। So ये सारे QIBs के अंदर आते हैं। These entities are not required to be registered with SEBI as QIBs. Any entities falling under the category specified above are considered as QIB for the purpose of participating in primary issue process। IPO regulations देखते हैं हम। An issuer may make an IPO if it has, IPO कहाँ आता है? जैसे कि IPO कोई अनलिस्टेड कंपनी है, पहली बार अपना मार्केट में शेयर फ्लोट करना चाह रही है, तो उसके लिए कुछ रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। तो कौन कौन सी कंपनीज जो है IPO लेके आ सकती हैं, तो उसकी कंडीशंस है 3। पहला है कि नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years of which not more than 50% are held in monetary assets, provided that if more than 50% of the net tangible assets are held in monetary asset, the issuer has made firm commitment to utilize such excess monetary assets in its business or projects। तो 3 करोड़ से ज़्यादा का इसके पास होना चाहिए नेट टेंजिबल एसेट, ठीक है, पिछले 3 साल में, और उसमें से 50% से ज़्यादा मॉनेटरी एसेट में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ₹15 crore calculated on a restated and consolidated basis during the 3 most profitable years out of the immediately preceding 5 years। तो पिछले 5 साल में से 3 साल, ऐसे कोई भी 3 साल होने चाहिए जिसमें 15 करोड़ से ज़्यादा प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, एंड नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 crore इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स ऑफ 12 month ईच। पिछले 1 साल में नेट वर्थ कम से कम 1 करोड़ रहना चाहिए, ठीक है, पिछले 1 साल इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years ऑफ 12 month ईच, मतलब पिछले 3 साल में उसका नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 1 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रमोटर, इफ एन IPO द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन shall be not less than 20% of the post issue capital of the company। In case it is less than 20%, then the alternative investment fund may contribute for meeting the shortfall in the minimum contribution specified for the promoters, subject to a maximum of 10% of the post issue capital। That is, मतलब ये कहना चाह रहा है कि प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन, जैसे प्रमोटर शेयर लेके आ गया मार्केट में, अपने सारे शेयर नहीं बेच देगा प्रमोटर को कम से कम 20% शेयर होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, 20% शेयर होल्ड करना पड़ेगा, और 20% से कम है तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू
फंड वो कलेक्ट करेगा। मिनिमम ऑफर टू पब्लिक, अ कंपनी कमिंग out with a public issue must comply with the following: at least 25% of equity shares issued by the company must be issued to the public. If the post issue capital of the company calculated at offer price is less than or equal to 1600 करोड़, मतलब कम से कम 25% शेयर जो है उसको पब्लिक को इशू करना पड़ेगा अगर पोस्ट इशू कैपिटल ऑफ द कंपनी कैलकुलेटेड एट ऑफर प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू 1600 करोड़। अगर 1600 करोड़ से कम ऑफर प्राइस होता है तो तब उस केस में 25% उसको इक्विटी शेयर कंपनी को पब्लिक को इशू करना पड़ेगा। एटलीस्ट 400 वर्थ ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी मस्ट बी इशू टू द पब्लिक इफ द पोस्ट इशू कैपिटल ऑफ द company calculated at offer price is less than 4000 crore but greater than 1600 crore। एटलीस्ट ये इतना टेक्निकल में नहीं जाते हैं। एटलीस्ट 10% ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी मस्ट बी इशूड टू द पब्लिक इफ द पोस्ट इशू कैपिटल ऑफ द कंपनी कैलकुलेटेड एट ऑफर प्राइस इज मोर देन 4000 करोड़। बस ये याद रख लो कि अगर 1600 करोड़ से कम है तो 25% पब्लिक को जाएगा। अगर 4000 करोड़ से ज़्यादा है, इफ़ पोस्ट इशू कैपिटल ऑफ द कंपनी 4000 करोड़ से ज़्यादा है तो 10% कम से कम पब्लिक को इशू करना पड़ेगा। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, अ पब्लिक इशू विल बी ओपन फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 वर्किंग डेज एंड मैक्सिमम ऑफ 10 वर्किंग डेज इन द केस ऑफ फिक्स्ड प्राइस इशू। कितने दिन के लिए कम से कम खुला रहेगा? 3 से 10 दिन तक के लिए। ये कौन सा? फिक्स्ड प्राइस इशू के लिए। फॉर बुक बिल्ड इशू द ऑफर विल बी ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 7 days एक्सटेंडेबल बाई 3 days इन केस ऑफ रिविजन इन प्राइस बैंड। बुक बिल्डिंग के लिए 3 से 7 दिन तक खुला रहेगा और 3 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं अगर प्राइस बैंड को रिवाइज किया जा रहा है तो। इन्वेस्टर्स कैन मेक एप्लीकेशंस ड्यूरिंग दिस पीरियड इन अ बुक बिल्डिंग। इन अ बुक बिल्ड इशू इन्वेस्टर कैन ऑल्सो रिवाइज बिड्स इन दिस पीरियड। स्टेप्स इन आईपीओ, तो ये हैं स्टेप्स इसके कि सेलेक्टिंग अ मर्चेंट बैंकर, सेलेक्टिंग एन अंडरराइटर, देन रजिस्टर विथ आईपीओ विथ सेबी, रजिस्टर द आईपीओ विथ सेबी। सबसे पहले एक मर्चेंट बैंकर को ढूंढो, उसके बाद एक अंडरराइटर को सिलेक्ट करो, उसके बाद आईपीओ सेबी के साथ रजिस्टर करो, देन प्रिंट प्रोस्पेक्टस, देन प्रेजेंट रोड शो, देन प्राइस द सिक्योरिटीज एंड सेल द सिक्योरिटीज। सो 7 स्टेप में बटा हुआ है पूरा। सेलेक्टिंग अ मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर आर ऑल्सो कॉल्ड एज इशू मैनेजर्स। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और lead managers engaged in the business of issue management either by making arrangements regarding the selling, buying or subscribing to securities or acting as a manager, consultant, advisor or corporate advisor services in relation to such issue management. They evaluate the capital needs structure and appropriate instruments get involved in pricing the instrument and manage the entire issue process until the securities are issued and listed on stock exchange. They engage other intermediaries such as registrars, brokers, bankers, underwriters and credit rating agencies in managing the issue process. तो बेसिकली मर्चेंट बैंकर क्या काम करता है? एज अ कंसल्टेंट टू द कंपनी, यही सारा मैनेज करता है, यही बताता है कि कितने आपको शेयर इशू करने चाहिए और कौन से डिनोमिनेशन के शेयर इशू करने चाहिए, ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रोसीजर होंगे। ये सारे प्रोसीजरल पार्ट को कौन आपके बिहाफ पे करता है? मर्चेंट बैंकर करता है। सिलेक्टिंग एन अंडरराइटर, अंडरराइटिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच एन इन्वेस्टमेंट बैंकर द अंडरराइटर एक्ट एज अ broker between the issuing company and the investing public to help the issuing company sell its initial set of shares. The underwriter usually assembles what is called as syndicate to get help manage the large offerings. ठीक है, जैसे एक अंडरराइटर, अभी हम एक नया आईपीओ लेके आ रहे हैं ठीक है, हमें तो कोई पब्लिक में जानता नहीं है। फॉर एग्जांपल एक ए लिमिटेड है, वो नई कंपनी लेके आ रही है और नया शेयर लेके आ रही है, उसको तो कोई जानता नहीं है ना इतना। जैसे कि रिलायंस को लोग जानते हैं, तो रिलायंस अपने शेयर बेचेगा और ए लिमिटेड बेचेगी तो ज़्यादा लोग रिलायंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। ए लिमिटेड को कोई जानता नहीं है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या करता है कि एक अंडरराइटर हायर करती है ए लिमिटेड, जो कि अंडरराइटर क्या करता है बेसिकली कि एक कॉन्फिडेंस देता है लोगों को कि भाई हम इसकी एक तरह से गारंटी ले रहे हैं कि एक अच्छी कंपनी है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसके शेयर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती है तो जो अंडरराइटर होता है वो सारे शेयर सब्सक्राइब करता है जी। तो इससे क्या होता है कि एक सिक्योरिटी बनी रहती है कि भाई आपने जो शेयर फ्लोट किया है वो बिक जाएंगे, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा।
अगर पब्लिक नहीं खरीदी तो अंडरराइटर खरीदेगा. सो दैट्स वाई एन अंडरराइटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन issue of shares in the market. So third is register IPO with SEBI. To go to public, a company needs to register its IPO with the SEBI. SEBI is a regulator for stock markets in India. The registration statement is the formal document that explains the company's business, potential risk factors, ways it will use the money raised in IPO and current ownership of the company stock. ठीक है, तो सेबी के पास जाएंगे, सेबी देखेगी सारा स्टेटमेंट फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें कंपनी का बिजनेस और पोटेंशियल रिस्क फैक्टर बाकी सारी डिटेल उसके अंदर एक्सप्लेन रहेगी कि भाई इसका EPS कितना है, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं और उसका रिस्क फैक्टर क्या है, कौन सी बिज़नेस में डील करती है कंपनी, कोई स्पेकुलेशन बिजनेस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखा रहेगा. तो रजिस्टर हो गया IPO सेबी के पास. उसके बाद प्रोस्पेक्टस प्रिंट करते हैं. प्रोस्पेक्टस इज एन ऑफर डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ पब्लिक इशू. इट हैज़ ऑल रिलेवेंट डिटेल्स इंक्लूडिंग प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स being offered. The first version of the prospectus is known as red herring because the first page has a red warning that the prospectus is not final. ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ये टर्म आता है अक्सर CA एग्जाम्स में भी, ये IPCC में पूछा जाता है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, या फिर कई अदर एग्जाम्स में भी इसके बारे में पूछा जाता है. तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि जो फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है, पहली बार जो प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है उसमें जो फाइनल नहीं होता है. बेसिकली रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज नॉट अ फाइनल प्रोस्पेक्टस, तो इसीलिए इसके फर्स्ट पेज पे रेड वार्निंग दी जाती है कि ये प्रोस्पेक्टस फाइनल नहीं है. तो उस प्रोस्पेक्टस क्या बोलते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं. रोड शो करते हैं. तो रोड शो इज एन इवेंट वेयर अ कंपनीज मैनेजमेंट टीम ट्रेवल्स टू सीक इंटरेस्ट इन IPO. ड्यूरिंग द रोड शो मैनेजमेंट will make live presentations to potential investors, usually large investors. Then comes pricing. At the end of the road show and right before IPO pricing, the company asks the SEBI to declare the registration statement effective so that purchase can be made. After getting an idea of demand for the IPO, the company and underwriters determine the share price of the company stock which is listed in final version of the prospectus. तो प्राइसिंग मिलने के बाद एक फाइनल वर्जन ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है. ठीक है, उसके बाद सेल. The last stage is sell. After the IPO price is finalized, the underwriters and other involved in the IPO decide how many shares each investors will receive. अब अगला इशू है राइट इशू. A right issue is an option given by the firm to its existing shareholders to buy additional new shares which are issued by the firm. It is a non-dilutive way to raise the shares, as the shares need not be offered to all the public. There is no change of control and companies can preserve tax loss carry forwards. एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे एक कंपनी है, उसने ऑपरेशन स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके शेयर उसने 1 लाख शेयर इशू कर दिए 10 रुपये के. 1 साल बाद कंपनी को और पैसे की ज़रूरत है और उसने डिसाइड किया कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे इक्विटी शेयर से आएंगे, डेट से नहीं आएंगे. तो अब इक्विटी शेयर से पैसे रेज करने हैं, तो उस कंपनी के पास क्या ऑप्शन है कि जो 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, या तो उनसे पैसे ले लें, तो ओनरशिप ये 1 लाख लोगों के पास ही रह जाएगी, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मार्केट में जाए या किसी और को और शेयर इशू करे. तो जब किसी और को शेयर इशू करेगी तो कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, ये 1 लाख वाले तो हैं ही, उसके बाद कुछ और भी इशू करेंगे तो उसको जो खरीदार होंगे वो लोग भी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि राइट इशू लेके आते हैं. मतलब कि जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, हम उनसे पहले पूछेंगे कि सर आपको हमें इतने फंड की ज़रूरत है, हमें मान लेते हैं कि 10,000 शेयर्स और इशू करने हैं, और आप चाहो तो आप 1-1 शेयर आप लोग ले सकते हो, ठीक है, या फिर 10 शेयर पे 1 शेयर ले सकते हो आप. तो इस तरह का कुछ प्रोपोर्शनेट करके, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम पहले शेयर ऑफर कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड राइट शेयर्स. ठीक है, सो इससे ओनरशिप एंड कंट्रोल में कुछ ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होता है. मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं हमारे, जो एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं, वहीं फिर से शेयर परचेज कर लेंगे तो फिर से उनकी ओनरशिप तो मेंटेन ही रहेगी.
तो ये फायदा होता है. द राइट शेयर्स आर ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर इन प्रोपोर्शन एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ कंपनी. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में चूज टू इशू राइट एट 1:1 टू डबल इट्स कैपिटल. राइट, जैसे 1,00,000 शेयर्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और 1,00,000 और इशू करने हैं तो 1:1 हो गया, जिस एक शेयर के बदले एक और राइट शेयर दे रहे हैं. दिस मीन्स ईच एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विल गेट 1 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 1 equity shares that they are already holding. Right issues will double the amount of issue shares, but individual holding in terms of percentage will remain the same. Right, overall amount बढ़ जाएगा ना, individual holding in percentage तो बराबर ही रहेगा. Investor can also choose to decline the offer or sale entitlement to another. This is called renouncing the right. ठीक है, जैसे जो अब हमने उनको बोला इन्वेस्टर को कि भैया आप खरीद लो, तो बोल रहा है मेरे को नहीं खरीदना, मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, या फिर जो भी रीज़न करके, तो इसको क्या बोलेंगे, उसने अपने राइट को रिनाउंस कर दिया, बोला कि मेरे को नहीं चाहिए. दिस कॉल्ड रिनाउंसिंग द राइट्स. देन कम्स प्रेफरेंशियल इशू. द प्रेफरेंशियल इशू स्टॉक्स आर इशू टू पार्टीज विच आर गिवन प्रेफरेंस ओवर अदर शेयर होल्डर्स. द अदर शेयर होल्डर्स लाइक यू एंड मी हु आर नॉट गिवन एनी प्रेफरेंस आर कॉल्ड कॉमन शेयर होल्डर्स. प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स आर यूजुअली गारंटेड अ फिक्स्ड डिविडेंड फॉर एवर. This is different from common shareholders who has variable dividends that are never guaranteed. Another advantage that in the event of liquidation, preferred shareholders are paid off before the common shareholders. So in way, preferential issue is a mixture of feature of debt and equity. ठीक है, जैसे प्रेफरेंशियल इशू में क्या होता है कि सब लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही शेयर इशू किया जाएगा. दे आर कॉल्ड प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स. तो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को बेसिकली क्या होगा कि इसमें डेट और इक्विटी दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब उनको एक फिक्स्ड डिविडेंड हर महीने दिया जाएगा. ठीक है, और उनको अगर लिक्विडेशन के केस में उनको पहले पेमेंट किया जाएगा. इसको प्रेफरेंस शेयर भी बोलते हैं, यही होता है शायद प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड, ये रहा प्रेफरेंस शेयर्स, यही होता है. ठीक है, तो आपने 11th के अकाउंट्स में पढ़ा होगा प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स. तो इक्विटी शेयर्स जो डायरेक्ट ओनरशिप, मतलब बेसिक जो अभी बोल रहे हैं ना कॉमन शेयर होल्डर्स, वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स. और प्रेफरेंशियल इशू में जो शेयर्स, ये शेयर होल्डर्स होते हैं, वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स. सो प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड्स फॉर अ फिक्स्ड डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स एंड सो मोर फ्रीक्वेंट डिविडेंड्स दैन कॉमन शेयर्स. ऑल्सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स have right over the assets of the firm in case the firm goes for liquidation and much before common shareholders have. However, preference shareholders do not have the voting right. Preference share के पास voting right नहीं होती है. Preference shares is usually done to keep the control of company intact and to attract shareholders who have this type of demand. Many times these shares have callable option to be converted into common shares after paying some amount. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल भी होते हैं, जैसे कि इनको कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, इक्विटी शेयर बना दिया जाता है. अब आते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इज एन ऑफर मेड बाय द कंपनी टू ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स. अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, एन ऑफर टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज इज मेड टू नॉट मोर देन 50% इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. 50 लोगों से, ठीक है, 50 लोगों तक अगर सब्सक्राइब करने का ऑफर किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बोलते हैं. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QIP इज अ कैपिटल रेजिंग टूल primarily used in India and other parts of southern Asia, whereby a listed company can issue equity shares, fully and partly convertible debentures, or any securities other than warrants which are convertible to equity shares to a qualified institutional buyers. Qualified institutional placement क्या होता है कि डिबेंचर या इक्विटी शेयर्स जो आप इशू कर रहे हैं, वारंट नहीं, अदर दैन वारंट्स, जो कि शेयर्स में कन्वर्टिबल होते हैं, और ये किसको इशू हो रहा है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को इशू हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बोलते हैं. अपार्ट फ्रॉम प्रेफरेंशियल प्लेसमेंट allotment, this is the only other speedy method of private placement whereby a listed company can issue shares or convertible securities to a select group of persons. QIP scores over other method because the issuing firm does not have to undergo elaborate procedural requirement to raise the capital. इशूइंग फर्म को लंबा चौड़ा प्रोसीजर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट QIPs के पास जाते हैं और उसको शेयर इशू कर देते हैं. The specified securities can be issued only to QIBs who shall not be promoters or related to promoters of the issuer.
ठीक है, QIPs किसको होगा, QIBs को होगा। द इशू इज मैनेज बाय सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर। There is no pre-issue filling of the placement document with SEBI. The placement document is placed on the website of the stock exchange and the issuer with appropriate disclaimer to effect that placement is meant only QIBs on private placement basis and not on and is not an offer to public. ADR, GDR and IDRs ये भी होता है। डिपोजिटरी रिसीट्स जिसको कहते हैं, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स एंड इंडियन डिपोजिटरी रिसीट्स, ये भी होते हैं फंड्स रेज करने के मेथड्स। तो डिपोजिटरी रिसीट्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट रिप्रेजेंट शेयर्स ऑफ ए लोकल कंपनी बट आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, इंडिया का शेयर है, इंडियन कंपनी का शेयर है, लेकिन वो ट्रेड हो रहा है अमेरिका में और वो लिस्टेड है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको क्या बोलते हैं, ADR बोलते हैं, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। अगर इंडियन कंपनी का शेयर है और वो लिस्टेड है बाहर जैसे UK में, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स। सो अभी देखते हैं, डिपोजिटरी रिसीट्स आर इशूड इन फॉरेन करेंसी यूजुअली डॉलर्स। डिपोजिटरी रिसीट्स आर कॉल्ड अमेरिकन depository receipts if they are listed on a stock exchange in USA such as New York Stock Exchange। ठीक है, अगर वो अमेरिका में लिस्टेड है तो उसको क्या बोल देंगे, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स। इफ द डिपोजिटरी रिसीट्स आर लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज आउटसाइड US दे आर कॉल्ड ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स। US के बाहर कहीं भी हो उसको क्या बोलेंगे, GDRs। When DRs are issued in India and listed on a stock exchange here with foreign stock as underlying shares, these are called Indian depository receipts। मतलब जैसे बाहर का शेयर, अंडरलाइंग शेयर किसका है, फॉरेन शेयर्स हैं, और वो लिस्टेड है इंडिया में और इंडिया में सेल हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंडियन डिपोजिटरी रिसीट्स। अब आते हैं ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन इज एन ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IPO। इट इज अ प्रोविजन इन एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट दैट ग्रांट्स द अंडरराइटर द राइट टू सेल इन्वेस्टर्स मोर शेयर्स दैन इनिशियली प्लान बाय द इशूअर इफ द डिमांड फॉर अ सिक्योरिटी इशू प्रूव्स हायर दैन एक्सपेक्टेड। Green shoe option is a public offer is used by companies to provide stability to price on the shares in the secondary market immediately on listing. A company which opts for green shoe option can allot additional shares not exceeding 50% of the issue size to the general public who have subscribed to the issuer। मतलब ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है कि हमने IPO में ऑफर किया मान लेते हैं 1 लाख शेयर्स, ठीक है, और डिमांड ज़्यादा हो रहा है शेयर का और हमें फंड की भी ज़रूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा शेयर भी इशू कर सकते हैं, लेकिन कितना तक, मैक्सिमम 15%। तो 1 लाख के बदले 1,15,000 शेयर इशू कर सकते हैं। ये ग्रीन शू, उस 15,000 के लिए आपको अलग से, अगर बाद में आप 15,000 शेयर इशू करते हो तो आपको सारा IPO का प्रोसेस, जैसे मर्चेंट बैंकर सेलेक्ट करना, फिर आपको एक अंडरराइटर सेलेक्ट करना, फिर रजिस्ट्रेशन कराना सेबी के साथ, फिर सेबी के साथ रजिस्टर करा के प्रोस्पेक्टस इशू करना, प्रोस्पेक्टस इशू कर लिया, फिर प्राइस सेट करना, प्राइस सेट करने के बाद फिर सेल करना, तो ये सारे प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ग्रीन शू ऑप्शन से क्या होता है कि अब थोड़े से 15,000 शेयर के लिए सारा ऑप्शन ना करके उसी IPO के साथ कंबाइन करके इसको इशू कर दो आप, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन शू ऑप्शन बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट, इन द सेकेंडरी मार्केट, अब सेकेंडरी मार्केट तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट विच एक्जिस्टिंग शेयर्स आर रीसोल्ड और ट्रेडेड। दिस मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट। इन इंडिया द सेकेंडरी मार्केट कंसिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटिंग अंडर रूल्स, bylaws and regulations duly approved by the government. Once the securities are issued in the primary market, it will be traded on the security market between various investors. All this trade happens at a stock exchange. So stock market is a place that facilitates buying and selling of stocks, either between company and shareholder or between different shareholders. This marketplace is known as the stock exchange. SEBI is the regulator of stock market. Functions of secondary market: to facilitate liquidity and marketability of the outstanding equity and debt instrument, to contribute to economic growth through allocation of funds to most efficient channel through the process of disinvestment to reinvestment, to provide instant valuation of securities caused by changes in the internal environment, company-wide and industry-wide factors. Such valuations facilitate the measures of the cost of capital and rate of return of economic entities at the micro level, to ensure a measure of safety and fair dealing to protect investors' interest.
to induce companies to improve performance, since the market price at the stock exchange reflect the performance and this market price is readily available to the investor. ठीक है. पार्टिसिपेंट्स इन द स्टॉक मार्केट, कौन कौन से स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज, बायर एंड सेलर, ब्रोकर. ब्रोकर्स आर द इन्वेस्टर्स कैन ट्रेड इन सेकेंडरी मार्केट ओनली थ्रू ब्रोकर्स ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज. इन्वेस्टर्स सेकेंडरी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ब्रोकर के थ्रू ही करेंगे. फिर आता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन. इंडिया में 2 क्लियरिंग कॉरपोरेशन हैं, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन और इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ कॉरपोरेशन लिमिटेड. चलो देखते हैं. आफ्टर ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड द बायर हैज़ अ पेमेंट ऑब्लिगेशन अंडर द सेलर. देखो जैसे अब सेल हो गया तो उसमें क्या है कि बायर जो है उसको पेमेंट करना है और सेलर के पास क्या है कि डिलीवरी करना है शेयर का. शेयर हैज़ अ सेलर हैज़ अ डिलीवरी ऑब्लिगेशन. क्लियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हाट इज ओन्ड टू द बायर एंड सेलर in a trading transaction, and settlement is the mechanism of settling the mechanism of counterparties in a trade. जैसे क्लियरिंग में क्या होता है कि जो डील हुआ वो प्रॉपर से डील हो गया कि नहीं हो गया. ठीक है. जैसे कि क्लियरिंग में मान लेते हैं कि मैंने अपना शेयर बेच दिया किसी मिस्टर ए को. ठीक, मिस्टर ए को मैंने शेयर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ प्रॉपर, तो ये क्लियरिंग का है. और सेटलमेंट क्या है कि मेरा जो शेयर मिस्टर ए के डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होना और मिस्टर ए से मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट होना. ठीक है. तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इसको इंश्योर करना क्या है? सेटलमेंट है. द नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इज द क्लियरिंग कॉरपोरेशन फॉर ट्रेड्स डन ऑन NSE एंड द इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इज क्लियरिंग हाउस फॉर द BSE. ठीक है. नेशनल सिक्योरिटी जैसे NSCCL किसके लिए है? NSE के लिए है. और ICCL किसके लिए है? BSE के लिए. डिपोजिटरी जो एक और होती है, डिपोजिटरी फॉर द, ये भी 2 हैं कि NSDL और CDSL. सो डिपोजिटरी फॉर अ सिक्योरिटीज टू बी एलिजिबल टू ट्रेड इन द सेकेंडरी मार्केट इट शुड बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक और डीमैट फॉर्म. NSDL that is National Securities Depository Limited and Central Depository Security Limited are the 2 depositories in India. स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया. इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE इज एन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट, मुंबई. Established in 1875, the BSE, formerly known as the Bombay Stock Exchange Limited, is Asia's oldest stock exchange. The BSE is the world's 10th largest stock exchange with an overall market capitalization of more than 2.2 trillion on as of 2018. Sensex is the stock index of BSE. The Sensex stands for Sensitivity Index, comprises of 30 stocks from different sectors such as IT, automobile, cement, pharma, electronics, goods, etc. ठीक है. BSE का इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स है. सेंसेक्स मतलब सेंसिटिविटी इंडेक्स. इसमें कितने स्टॉक्स होते हैं? 30 स्टॉक्स का इसके अंदर डेटा रिफ्लेक्ट होता है सेंसेक्स में. इसमें सारे इंडस्ट्री के 30 स्टॉक्स चूज किए जाते हैं. These are the large, well-established and financially sound companies from main sector. The Sensex is designated to reflect the overall market sentiment. एक दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया लोकेटेड इन मुंबई. The NSE was established in 1992 as the first dematerialized electronic exchange in the country. NSE was the first exchange in the country to provide a modern, fully automated and screen-based electronic trading system, which offered easy trading facility to the investors spread across the length and breadth of the country. The Nifty stands for National 50, is a benchmark index of NSE. It comprises of 50 stocks from different sectors. इसलिए इसको Nifty 50 के नाम से भी जाना जाता है. Trade settlements is acquiring of a trade. Buy or sell a share on a trading day and reverse their trade before market closes on the same day. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायरिंग ऑफ ट्रेड बोलते हैं. सेम डे का ट्रांजेक्शन, इसको इंट्रा डे ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं. ठीक है. एक दिन के अंदर ही सेल किया, परचेज किया, सब एक दिन के अंदर खरीदा, फिर एक दिन शाम तक बेच दिया. रोलिंग सेटलमेंट settle all trades taking place over a trading cycle day on the second day following the day, that is T+2. Trade settlement in this manner are called trades for delivery. जैसे रोलिंग सेटलमेंट, हर जो आज ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन के 2 दिन बाद सेटलमेंट होता है. जैसे आज मैंने शेयर बेचा ना,
तो उस जो मिस्टर ए को मैंने शेयर बेचा है तो उसके अकाउंट में शेयर कब क्रेडिट होगा? 2 दिन बाद। आज मेरा ट्रांजैक्शन हुआ, उसके T+2 2 दिन बाद उसके अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? रोलिंग सेटलमेंट बोलते हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस, कैश बेनिफिट्स। कैश बेनिफिट क्या होता है? डिविडेंड होता है। स्टॉक बेनिफिट, राइट इश्यूज, बोनस इश्यूज, स्प्लिट, बाई बैक ऑफ शेयर्स। ओके, जैसे एक शेयर होल्डर है उसको क्या बेनिफिट मिलता है? तो अगर कैश बेनिफिट की बात करें तो क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। स्टॉक बेनिफिट की बात करें उसको राइट इशू मिलता है, उसको बोनस इशू भी मिलता है, स्प्लिट इशू मिलता है, बाई बैक ऑफ शेयर मिलता है। डिविडेंड्स आर इशूड out of profit to the shareholders. Shareholders can take that money as their share of profit. Dividend is always announced on the face value. Stock split is a decision by company's board of directors to increase the number of shares by issuing more shares to current shareholders in a 2:1. A stock split, every shareholders with one stock is given an additional share. So if a company had 5 million shares outstanding before the split, it will have 10 million shares outstanding after a 2:1 split. After a split, the stock price will be reduced since the number of shares outstanding has increased. Thus, market capitalization, number of stock into share price remains the same after stock split because the price of equity is decreased in proportion to the increase in number of outstanding shares. सिंपल सी बात है। जैसे देखो, आपका मान लेते हैं मार्केट में 10,000 शेयर है और एक शेयर का दाम है 100 रुपये, ठीक। तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब होता है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो कि फ्लोट हुआ है, मतलब अदर देन प्रोमोटर का जो शेयर है वो मार्केट, उसका मार्केट प्राइस कितना है, उसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अगर 10,000 शेयर्स हैं जो प्रोमोटर्स के नहीं है, अदर देन प्रोमोटर्स, जो प्रोमोटर्स के अलावा वाले जो 10,000 शेयर्स हैं जो मार्केट में बिक रहे हैं, उसका मार्केट प्राइस 100 रुपये है, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा? 10,000 इंटू 100, 10 लाख, ठीक। अब हमें शेयर स्प्लिट करना है। शेयर स्प्लिट क्यों करना होता है? इसका रीज़न ये है कि भाई अगर 100 रुपये का शेयर है, उसको एक बंदे को खरीदना है, एक शेयर खरीदना है, उसको कम से कम 100 रुपये लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर हम अपना इन्वेस्टर बेस बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें क्या करेंगे कि अगर 50 रुपये वाला बंदा है तो वो एक शेयर नहीं खरीद पाएगा। एक पर्सन हु इज़ हैविंग 50 रुपीज़, वो एक शेयर नहीं खरीद पाएगा, तो वो तो छूट गया ना, मार्केट से बाहर हो गया। तो उसको हम इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे? एक शेयर के बदले 2 शेयर उसको ब्रेक कर देंगे। तो जो 100 रुपये का शेयर है उसको 2 पार्ट में बांट दिया हमने, 50-50 के 2 शेयर बना दिए। तो जो हमारा पहले 10,000 शेयर था, अब कितना? 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 था, अब कितना हो जाएगा? 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 50। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो सेम ही रहा ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन तो अभी भी 10 लाख रहेगा, 10 लाख रुपये, बस नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर्स, अब उसको सेकेंडरी मार्केट में और ज़्यादा वॉल्यूम दिखेगा और उसमें से और ज़्यादा ट्रेडिंग हो सकती है, और ज़्यादा लोग उसके अंदर जुड़ सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन तो रिमेन द सेम, लेकिन उसका नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर का संख्या बढ़ जाता है। द प्राइमरी मोटिव इज टू मेक शेयर सीम मोर अफोर्डेबल टू स्मॉल इन्वेस्टर्स इवन दो द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ कंपनी हैज़ नॉट चेंज्ड, ठीक है। तो मोटिव क्या है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, उनको अफोर्डेबल लगे शेयर। राइट इशू इन्विटेशन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर्स इन द कंपनी, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं राइट इशू के बारे में पूरा। अब बोनस इशू और स्क्रिप इशू और कैपिटलाइजेशन इशूज एंड ऑफर ऑफ फ्री एडिशनल शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में गिव बोनस ऑफ 1:3 मीन्स 1 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। देखो, जैसे कि कंपनी ने अर्न किया डिविडेंड, अब उसके पास कंपनी ने डिविडेंड तो अर्न कर लिया, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट अर्न कर लिया, लेकिन कंपनी को और पैसों की ज़रूरत है। तो शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड कंपनी दे देगी तो उसने जो कमाया, उसका जो प्रॉफिट है वो तो चला गया, कैश प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर के पास चला गया, फिर से कंपनी खाली की खाली रह गई। तो इस चीज़ से बचने के लिए कंपनी क्या करती है? बोनस शेयर दे देती है। मतलब जितना प्रॉफिट आया ना, उसी के बराबर या उससे कम क्या करती है? शेयर होल्डर को बोनस शेयर दे देती है। डिविडेंड के बदले शेयर दे दिया।
अब इससे क्या हुआ कि शेयर होल्डर की ओनरशिप बढ़ी ना, नंबर ऑफ शेयर्स शेयर होल्डर के बढ़ गए। कैश तो कंपनी के पास ही रहा, तो मतलब फंड तो कंपनी के पास ही रहा ना, फंड उसको कंपनी उस फंड को दोबारा से यूज करके अपना फर्दर एक्टिविटी कर सकती है। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए बोनस इशू रेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी में गिव बोनस ऑफ 1:3 मीन्स 1 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। कंप्राइज कंपनीज गिव अवे बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स व्हेन कंपनीज आर शॉर्ट ऑफ कैश एंड शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट अ रेगुलर इनकम। ठीक है, जब कंपनी के पास कैश की कमी है और शेयर होल्डर चाह रहे हैं कि उनको कुछ मिले। Market cap will remain the same after bonus issue as price of shares adjust corresponding to increase in number of shares. Market capitalization उसके बाद बोनस शेयर के बाद भी बराबर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बोनस इशू ऑफ 1:2 मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स इज डबल्ड एंड दस प्राइस पर शेयर इज हाफ्ड। तीसरा होता है बाई बैक ऑफ शेयर्स, परचेज बाय ए कंपनी of its outstanding shares that reduces the number of its shares on the open market. After the buyback of shares, after buyback, EPS increases and price earning ratio increases as number of outstanding shares is reduced. देखो बाईबैक शेयर में क्या है, मैंने कंपनी मेरा ए लिमिटेड कंपनी है और हमने शेयर इशू कर दिया है 10,000। अब फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर 10,000 लोगों ने खरीदा है एक एक शेयर। अब मैं कुछ भी डिसीजन लेता हूँ तो मेरे को बहुत सारे शेयर होल्डर आते हैं और सब जाके मिलके डिसाइड करते हैं कि इस चीज़ को करना है कि नहीं करना है। तो एज अ प्रोमोटर मेरे को दिक्कत हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, अपने शेयर बाई बैक कर लूँगा। जैसे 10,000 शेयर मैंने पब्लिक में फ्लोट कर रखे हैं, उसमें से मैं 2,000 शेयर खरीद लिया खुद ही। तो क्या हो गया, मेरी ओनरशिप जो पब्लिक के पास थी, जो मेरी कंपनी की ओनरशिप पब्लिक के पास थी, वो कम हो गई ना। तो इससे क्या हो गया, अब मैंने 10,000 में से 2,000 बाई बैक कर लिए, मतलब 2,000 शेयर ख़त्म। अब कितने शेयर बच गए, 8,000 शेयर्स बच गए। अब जितने नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स नंबर ऑफ़ शेयर्स डिक्रीज होंगे उतना ही ईपीएस बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स। जितना डिनोमिनेटर ज़्यादा रहेगा उतना ईपीएस कम रहेगा, जितना डिनोमिनेटर कम रहेगा उतना ईपीएस ज़्यादा होगा। तो पहले 10,000 से डिवाइड होता था, अब 8,000 में डिवाइड होगा, तो क्या होगा, मेरा ईपीएस बढ़ेगा। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है, प्राइस अपॉन अर्निंग। ठीक है, अर्निंग मतलब ईपीएस, जितना ईपीएस कम होगा उतना पीई रेशियो बढ़ेगा ना। जैसे प्राइस मार्केट में 10 रुपये है और अर्निंग 2 रुपये है, ईपीएस 2 रुपये है, तो पीई रेशियो कितना होगा, 5 होगा, 10/2। लेकिन अगर पीई हो गया 1 और प्राइस है मार्केट में 10, ईपीएस हो गया 1, प्राइस है मार्केट में 10, तो क्या होगा, पीई रेशियो 10 हो जाएगा ना। So PE ratio decreases as number of outstanding share is reduced. Market efficiency. Fully efficient market is one in which, सॉरी अभी मैं गलत PE के लिए गलत एग्जांपल दे गया, हालांकि वो सही है। जैसे अर्निंग तो जैसे जितना हम बाई बैक करेंगे तो उसमें ईपीएस बढ़ेगा ना, तो जितना ईपीएस बढ़ेगा, जितना डिनोमिनेटर P अपॉन ई जितना बढ़ेगा उतना PE रेशियो घटेगा। जैसे पहले बाई बैक से पहले मेरा ईपीएस था 2, ठीक है, 2 रुपये पर शेयर, और मार्केट प्राइस था 10 रुपये पर शेयर। तो 10/2 करेंगे तो कितना होगा, ईपीएस 5 होगा। ठीक है, अब चूंकि मैंने बाई बैक कर लिया तो क्या होगा, ईपीएस तो बढ़ेगा ना। तो ईपीएस 2 के बदले मान लेते हैं 4 हो गया, 4 रुपये। तो मार्केट प्राइस है 10 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा, पी रेशियो 2.5 हो जाएगा। तो जितना जैसे जैसे बाई बैक करेंगे तो बाई बैक की वजह से क्या होगा, पीई रेशियो घटेगा और ईपीएस बढ़ेगा। Market efficiency. A fully efficient market is one in which price of all financial securities reflect all relevant information at all point of time. There are various forms of efficiency. In a weak form of efficiency, it is impossible to predict future price as the present price reflect all the information which can be fetched by gleaning past prices and trading volumes. वीक फॉर्म एफिशिएंसी क्या होता है कि इसमें फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी, द मार्केट रिफ्लेक्ट द पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। देखो वीक फॉर्म एफिशिएंसी में क्या है कि मार्केट को पता ही नहीं है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी में क्या है कि मार्केट रिफ्लेक्ट द पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, दस एज पर दिस द प्राइस इन्वॉल्व बोथ हिस्टोरिकल एंड पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। तो वीक फॉर्म एफिशिएंसी में क्या होता है, सिर्फ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रहता है,
सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या रहता है कि हिस्टोरिकल भी रहता है और कुछ इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल रहता है वो भी रहता है। स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी में क्या होता है, द मार्केट रिफ्लेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड इट इज़ पॉसिबल इवन विथ पीपल विथ प्रिविलेज्ड और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन टू इन्फ्लुएंस द सेकेंडरी मार्केट प्राइसेस। तो स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी में क्या है कि भाई मार्केट के बारे में, मार्केट को पता होता है, जो इंटरनल मैटर होता है उसके बारे में भी। तो और इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, जिसको भाई इंटरनल मैटर ज़्यादा पता है बेटर, वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, जो कि इलीगल है। सो दिस इज़ ऑल फॉर कैपिटल मार्केट सेशन। थैंक यू।